नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पा बुल्लाकोटी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। तो दोस्तों, प्रेमचंद की विरासत श्रृंखला के दूसरे एपिसोड में मैं आपकी प्रेमचंद से दोस्ती कराऊंगी। कौन थे प्रेमचंद, उनका जीवन कैसा था, उनका हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा है, आज इस संदर्भ पर बात करेंगे। प्रेमचंद कौन थे, इस प्रकरण को हम संक्षिप्त रूप में समझते हैं। कथा सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद एक सामाजिक चिंतक थे। वे उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, बाल साहित्यकार के अतिरिक्त एक सफल संपादक थे। वे कई पत्र पत्रिकाओं के सफल संपादक भी रहे। उन्होंने हिंदी गद्य साहित्य में हिंदी और उर्दू के उपन्यास, कहानी, नाटक आदि कई विधाओं में लिखा। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की बात करें तो वे एक बहुत संवेदनशील, समझदार, उदार और समाजसेवी व्यक्ति थे। उनकी रचनाएं सामाजिक मुद्दों, समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं, गरीबी और अशिक्षा जैसे विषयों पर आधारित है। उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से आम जनता के दुख दर्द को प्रकट किया है और सामाजिक सुधार के लिए उन्हें प्रेरित भी किया। हिंदी साहित्य के महान लेखकों में मुंशी प्रेमचंद का नाम अमर साहित्यकारों में लिया जाता है। ये आधुनिक काल के सुप्रसिद्ध लेखकों में जाने जाते हैं। आदर्श की ओर उन्मुख यथार्थवाद उनके साहित्य की मुख्य विशेषता रही है, जिसका अर्थ है एक ऐसी जीवन की वास्तविकता जिसका अंत आदर्श में होता है। और इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास में उनका अपना एक युग प्रकाशित हो गया, जिसे सन 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक के प्रेमचंद युग नाम से जाना गया। ऐसे थे हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी। अब हम मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर बात करते हैं कि उनका जीवन कैसा था। प्रेमचंद का जीवन बचपन से ही सदैव कष्टपूर्ण रहा है। उनका जन्म 1880 ईस्वी में बनारस गांव लम्ही के एक सामान्य परिवार में हुआ। उनकी माता का नाम आनंदी देवी व पिता अजायब राय एक पोस्ट मास्टर थे। 7 वर्ष की अवस्था में इनकी माता का देहांत हो गया। मां की मृत्यु के उपरांत पिता ने दूसरा विवाह किया, परंतु सौतेली मां ने इन्हें कभी नहीं अपनाया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के एक मदरसे में उर्दू व फारसी भाषा से हुई, किंतु इन्हें बचपन से ही हिंदी भाषा से बहुत लगाव रहा। तभी से इन्होंने छोटे छोटे उपन्यास व कहानियां पढ़नी लिखनी शुरू कर दी। 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने मशहूर रचनाकार रतन नाथ की उर्दू रचना तिलस्म ए होशरुबा पढ़ी, तो उससे ये काफ़ी हद तक प्रभावित हुई। स्कूल की शिक्षा पूरी हुई तो स्नातक की पढ़ाई के लिए बनारस कॉलेज में प्रवेश लिया, परंतु आर्थिक तंगी के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तदुपरांत उन्होंने एक पुस्तकालय में नौकरी की। वहां रहकर हिंदी की अधिक से अधिक किताबें पढ़ी, तब पुनः जाकर स्नातक की पढ़ाई पूर्ण की। किंतु पिता ने समाज में प्रचलित प्रथा के अनुसार 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया। यह विवाह उनके इच्छा के विरुद्ध था। जब 16 वर्ष के हुए तो पिता का देहांत हो गया। मुंशी प्रेमचंद अपनी शादी के फैसले पर पिता के बारे में कहते हैं, पिता ने जीवन के अंतिम वर्षों में एक ठोकर खाई, समय तो गिरे ही, साथ में मुझे भी डुबा दिया। बिना सोचे समझे मेरी शादी करा दी। ऐसी विषम परिस्थिति में पत्नी भी छोड़कर चली गई और उनके ऊपर सौतेली माँ का, भाई बहनों का आर्थिक संकट बढ़ गया। उनका जीवन सदैव समस्याओं से ग्रसित हो गया। सौतेली माँ का दुर्व्यवहार, गरीबी, दुखमय जीवन की वास्तविकता को उन्होंने इतनी छोटी उम्र में ही देख लिया। उनके जीवन के ये कटु अनुभव एक जबरदस्त सच्चाई लिए उनकी कथा साहित्य में झलक उठे।
ऐसे संकटपूर्ण की स्थिति में भी उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हुए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी तथा अंग्रेजी, इतिहास आदि भाषाओं का अध्ययन किया। अंत में विभाग में इनको नियुक्ति मिल गई। कुछ समय पश्चात उनका दूसरा विवाह बाल विधवा शिवरानी देवी से हुआ। शिवरानी देवी एक शिक्षित महिला व उनके अनुकूल पत्नी थी। अगर प्रेमचंद को हम जानने की कोशिश करें तो उनकी सादगी की एक दिलचस्प कहानी जो हरिशंकर प्रसाई की व्यंग्य रचना प्रेमचंद के फटे जूते में उनका जिक्र है। वे अपनी पत्नी के साथ एक फोटो में बैठे हुए हैं। उनके एक पैर का जूता फटा है जिसमें उनका अंगूठा बाहर निकला हुआ है। इससे हमें यह एहसास होता है कि इतनी बड़ी साहित्यिक हस्ती होने के बावजूद भी प्रेमचंद बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। बाद में उनकी पत्नी ने भी कुछ कहानियां और प्रेमचंद घर में शीर्षक नाम से पुस्तकें लिखी। उनकी 3 संतानें श्रीपत राय, अमृत राय और कमला थी। बड़े बेटे श्रीपत राय सफल संपादक एवं कहानीकार रहे तथा अमृत राय प्रगतिशील आंदोलन के अंतर्गत कहानीकार, उपन्यासकार, आलोचक, विचारक के रूप में प्रसिद्ध रहे। सन 1921 में असहयोग आंदोलन हुआ तो उस दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर प्रेमचंद ने भी स्कूल पद से इस्तीफा दे दिया। अब प्रेमचंद का जीवन दृष्टिकोण बदलने लगा। इसके बाद उन्होंने लेखन कार्य को अपना व्यवसाय बनाया। उनके जीवन में तभी से 3 नए पहलू शामिल हो गए। वे हिंदी, उर्दू की रचनाएं लिखने लगे, सार्वजनिक जीवन को अधिक महत्व देने लगे, खासकर राष्ट्र को एक परिवार मानकर, और गांधीवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने संपादन के तौर पर सरस्वती, मर्यादा, माधुरी आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया। सरस्वती प्रेस भी खरीदा तथा हंस और जागरण निकाला। प्रेस उनके लिए व्यावसायिक रूप से लाभप्रद सिद्ध नहीं हुआ तो मोहनलाल भवानी के फिल्म कंपनी में कहानी लेखक के रूप में काम करने लगे। फिल्म नगरी भी प्रेमचंद को रास नहीं आई। महीने का वेतन छोड़कर बनारस लौट आए। इस तरह अनवरत कार्य करने से उनका निरंतर स्वास्थ्य बिगड़ता गया और अंत में लंबी बीमारी के कारण वे 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। अब साथियों, उनकी साहित्यिक कृतियों पर बात करते हैं। अगर हम प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन की शुरुआत की बात करें तो उनकी रचनाओं का आरंभ 19वीं शताब्दी से होता है। वे अपनी उर्दू की रचनाएं नवाब राय नाम से और हिंदी की रचनाएं प्रेमचंद नाम से प्रकाशित करवाने लगे। नाम बदलकर लिखने की भी उनकी अपनी एक समस्या थी, जिसका जिक्र उनकी रचनाओं में किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने सामाजिक समस्याओं पर भी बहुत रचनाएं लिखी। उनके उपन्यासों में सामाजिक चेतना को एक नया आयाम दिया। आम आदमी को होने वाली तमाम समस्याओं के बारे में लिखा, जिसके मुख्य केंद्र में भारत के ग्रामीण कृषक किसान रहे। किसानों को जमींदारों व पूंजीपतियों द्वारा शोषण किया जाता था। इसके अलावा उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों की एकता का भी समर्थन किया। प्रेमचंद के व्यक्तित्व में एक सूक्ष्म समाजसेवी, समर्थक और देश हितकारी शुभचिंतक के रूप के सभी गुण विद्यमान थे। उनका लेखन समाज में बिगड़ते नैतिक मूल्यों को सुधारने का प्रयास करता है। उनके द्वारा रचित कथा साहित्य आज वर्तमान में भी लोगों को प्रभावित करता है और सामाजिक मुद्दों पर चिंतन करने योग्य बनाता है। इनके साहित्य का क्षेत्र अधिक विस्तीर्ण है, जिस पर एक साथ विचार करना संभव नहीं है। साहित्य के क्षेत्र में इनका मुख्य लेखन बाल साहित्य, ग्रामीण साहित्य, अनमेल विवाह की समस्या, सामाजिक समस्याएं, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श आदि विषयों पर लिखकर प्रेमचंद समाज में अमर हो गए। प्रेमचंद का रचना संसार बहुत समृद्ध है। बहुआयामी प्रतिभा के धनी प्रेमचंद ने अपने साहित्यिक जीवन में कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण, लेख, अनेक विधाओं में काव्य सृजन किया।
इनकी रचनाओं में लगभग 18 उपन्यास, 300 कहानियाँ, 3 नाटक, 7 बाल पुस्तकें, इसके भी अतिरिक्त लिखा गया है जिसकी एक साथ गणना करना संभव नहीं है। इनके मुख्य उपन्यासों में सेवा सदन, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि है। उनकी पहली उपन्यास रचना उर्दू का असरारे मवाबिंद है, जो धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ और इसका हिंदी रूपांतरण देवस्थान रहस्य नाम से हुआ। सेवा सदन हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला उपन्यास है, जिसे बाजारे हुस्न नाम से उर्दू में लिखा गया था। यह उपन्यास स्त्री समस्या पर केंद्रित है, जिसमें दहेज प्रथा, अनमेल विवाह आदि समस्याओं का जिक्र किया गया है। फिर उपन्यास के क्रम में प्रेमाश्रम किसान जीवन पर आधारित है। यह अवध के किसान आंदोलन पर लिखा गया है। रंगभूमि यह एक अंधे भिखारी सूरदास की है, जो कथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव लाता है। इसी रचना पर प्रेमचंद को मंगला पारितोष पुरस्कार भी मिला था। निर्मला भी उपन्यास है, जिसमें अनिल विवाह की समस्या को उठाया गया है। इसके अतिरिक्त कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि में अछूत समस्या का व उनका मंदिर में प्रवेश और लगान जैसी समस्याओं को उजागर किया गया है। गोदान उनका अंतिम पूर्ण व सफल उपन्यास है, जो ग्रामीण, किसान व शहरी परिवेश को माध्यम बनाकर लिखा गया है। गोदान पढ़कर यह महसूस होता है कि किसान का जीवन सिर्फ खेती से नहीं जुड़ा है। उसमें सूदखोर जैसी संस्थाएं हैं, नए जमाने की पुलिस है, अदालत जैसी संस्थाएं भी है, जो मिलकर गोदान के नायक होरी की मृत्यु का कारण बनते हैं। होरी की मृत्यु पाठकों के जहन में झकझोर पैदा करती है। गोदान गाय का दान न कर पाने से होरी पत्नी की विचित्र मनोदशा का भाव पैदा करती है। गोदान का कारुणिक अंत इस बात का गवाह है कि आखिरी समय में मृत मनुष्य का दान न होने से तरह तरह के विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने उनके मरणोपरांत प्रकाशित करवाया। इसी क्रम में प्रेमचंद की 300 कहानियां हैं, जिसमें मुख्य है पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं, नमक का दरोगा, दुनिया का अनमोल रतन इत्यादि। सन 1908 ईस्वी में उनकी कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुई, जिसमें देशभक्ति की भावना भरी हुई थी। इसे अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और लेखक नवाब राय को भविष्य में न लिखने की चेतावनी दी। इस कारण उन्होंने नाम बदलकर प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया। बाल साहित्य पर भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी, जिसमें 2 बैलों की कथा, ईदगाह, कलम, जंगल की कहानियां आदि रचनाएं हैं। इसी क्रम में 2 बैलों की मुख्य कथा का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। 2 बैलों की कथा की समीक्षात्मक पक्ष की बात करें तो यह कथा बच्चों को प्रेरणा भाव देने के लिए लिखी गई थी। वह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक व प्रेरणात्मक है जैसे वह उस समय में थी। एक किसान झूरी के 2 बैल हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के भाव स्पष्ट रूप से समझ जाते थे। बैलों का मालिक झूरी भी इन्हें बहुत स्नेह करता था। किसी कारणवश झूरी दोनों बैलों को अपने साले के ससुराल भेज देता है। हीरा मोती अपने मालिक से अलग होकर बहुत दुखी हो जाते हैं। इससे भी अधिक दुखद स्थिति तब उत्पन्न होती है जब नया मालिक इनसे काम तो बहुत करवाता है, लेकिन खाने को रूखा सूखा देता है। उन्हें मारपीट कर कसाई के हाथों बेच दिया जाता है। बेचने पर दोनों बैल रस्सी तोड़कर अपने पुराने मालिक झूरी के पास पहुंच जाते हैं। झूरी अपने 2 बैलों को देख गले लगाकर खुशी से झूम उठता है। कसाई के हाथ बेचे जाने की घटना के बाद झूरी ने बैलों को अपने पास रख लिया।
यहाँ पर एक किसान और उसके 2 बैलों के आत्मीय भाव को प्रकट किया गया है। प्रेमचंद जी इस कहानी के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि चाहे जानवर हो या मनुष्य, सभी को अपनी स्वतंत्रता पसंद होती है। आगे प्रेमचंद ने नाटक भी लिखे जो मुख्य रूप से सफल नहीं हुए। इसी परंपरा में प्रेमचंद ने 3 नाटक लिखे: संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी। संग्राम नाटक में प्रेमचंद ने किसानों के मध्य व्याप्त कुरीतियां तथा किसानों के फिजूल खर्च की समस्या का जिक्र किया है। परंतु प्रेमचंद को नाटकों में उतनी सफलता नहीं मिली जितनी कहानी लेखन, उपन्यास लेखन में मिली। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद एक सफल अनुवादक भी थे। उन्होंने दूसरी भाषाओं के जिन लेखकों को पढ़ा जिनसे वे प्रभावित हुए, उनकी कृतियों का भी अनुवाद किया। टॉलस्टॉय की कहानियों का अनुवाद और रतननाथ के उर्दू फसान-ए-आजाद का भी अनुवाद कार्य किया। अंत तक प्रेमचंद ने अपने जीवन में कार्यरत रहते हुए भी सन 1936 में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन की अध्यक्षता की। मरणोपरांत उनकी कहानियां मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। उपन्यास और कहानी के अतिरिक्त उन्होंने वैचारिक निबंध, संपादकीय रूप में उनका विपुल लेखन साहित्य उपलब्ध है। इस प्रकार उनके कथा साहित्य का आकलन करें तो उनकी रचनाओं में साधारण मनुष्य की भावनाओं, परिस्थितियों और उनकी समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया गया है। तो दोस्तों, प्रेमचंद पर दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें अपना फीडबैक दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं पुष्पा बुदलाकोटी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।